उपस्थित लेखकगण एवं तमाम श्रोताओं, इस संगोष्ठी में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रस्तुत पुस्तक के बारे में विचार करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मौजूदा दौर एक संक्रमण काल है और जैसा कि कहा जाता है कि संक्रमण काल में ही राजनीतिक सृजन की सर्वाधिक संभावना होती है। मौजूदा पुस्तक इस बात का एक बेहतरीन प्रमाण है कि कैसे हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण सवालों को चुनौती मानकर और नैतिक साहस के भरोसे उनसे निपटने के लिए एक संभावित प्रक्रिया तलाशी जा सकती है, जो न केवल राजनीतिक धरातल पर ही फलीभूत होगी, बल्कि अपितु इसके लिए सांस्कृतिक और वैचारिक स्तर पर भी ज़रूरी काम करना होगा। पुस्तक महज राजनीतिक सिद्धांत के लिए एक खानापूर्ति भर नहीं है, बल्कि ये गहन और सोची समझी अनुभवजन्य मजबूरी जो कि हमारे दौर की है उससे उपजी है। विश्वविद्यालय से बाहर जाकर हम सभी जब बात करते हैं तो संविधान, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, इन तमाम शब्दों के बातें केवल हमारे अकादमिक स्तर तक ही सीमित हो जाती हैं, लेकिन जब हम बाहर जाकर बात करते हैं वो शब्द किसी मायने में नहीं रहते। इस बात की गूंज आप लेखक की इस किताब में पढ़ सकते हैं कि जब 1992 में मस्जिद ढहाने के बाद में वो समझाते हैं कि क्यों ये ज़रूरी है, तो लेखक के पास एक प्रश्न उठता है कि राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं तो क्या लंदन में बनेगा? और लेखक बताते हैं कि उस वक्त पर संविधान, सुप्रीम कोर्ट, पंथ निरपेक्षता जैसी तमाम शब्दावली उनके लिए एकदम निरर्थक साबित रह जाती है, धरी की धरी साबित रह जाती है। इस मजबूरी से हम सभी और लेखक स्वयं हज़ार बार जूझते हैं जब भी हम जनमानस से इस बात को, इस संविधान को, अपने भारत के राष्ट्रवाद को बचाने की जद्दोजहद में लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये बचाने की जद्दोजहद ही हमें एक अलगाव की ओर ले गई है, जहाँ पे हम एकदम अलसाए हुए से साबित हो जाते हैं कि आखिर क्यों हम अपने ही सबसे कीमती विरासत को बचा नहीं पा रहे हैं। लेखक की ये पुस्तक प्रयास है इस गहरी सांस्कृतिक ऐतिहासिक डुबकी का, जो कि हमने ऐतिहासिक कालखंड में तमाम बार देख चुके हैं। ज़रूरी नहीं कि केवल राजनीतिक दल ही इस बात की चिंता करें कि राजनीति की दिशा क्या होगी। कभी कभी सांस्कृतिक कर्मी और हम जैसे तमाम साधारण छात्र भी इस बात के साझेदार हो सकते हैं कि वो जो हमसे छीन लिया गया है उसे कैसे बचाया जाए। अगर पुस्तक 8 खंडों में विभाजित है। खंड 1 में, जिसका शीर्षक है भारत गणराज्य का स्वधर्म, उसमें लेखक भारत क्या है और गणराज्य की स्थापना, गणराज्य का अर्थ क्या है, इसको लेकर बताते हैं। विस्तृत तौर पर वो भारतीय गणराज्य को त्रिवेणी का संगम बताते हैं, जिसकी 3 धाराएं हैं। पहली धारा भारतवर्ष, जो कि एक सांस्कृतिक स्मृति है। इसकी दूसरी धारा हिंदुस्तान है, जो कि मध्यकाल में धीरे धीरे फलीभूत हुई और भौगोलिक राजनीतिक सीमा के रूप में इसने जनमानस में अपनी एक पहचान बनाई। इसकी तीसरी जो धारा है वो इंडिया है, जो औपनिवेशिक काल के बाद शुरू हुई और जिसने राष्ट्र राज्य का एक ढांचा विकसित किया। भारतीय गणराज्य इस त्रिवेणी का संगम मात्र है। औपनिवेशिक काल के पीछे हटाकर गणराज्य की अवधारणा के मूल को खोजने की एक कोशिश लेखक के द्वारा करी गई है। इसमें सवाल ये नहीं कि भूतकाल में यह अवधारणा थी भी या नहीं, वो तो संदेह से परे है। सवाल इस बात का है कि अवधारणा कितनी विस्तृत थी और उसके लक्षण क्या थे। ऐसी ही एक चुनौती हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखने को मिली, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा भारत को राष्ट्र साबित करने की औपनिवेशिक चुनौती को स्वीकार करने के बाद भारत ने राष्ट्र के रूप में अपने आप को परिभाषित किया। राष्ट्र और राष्ट्र का विचार दुनिया भर की राजनीतिक शब्दावली के लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन भारत ने इस चुनौती को स्वीकार किया और खुद को एक राष्ट्र के रूप में साबित किया। अब बात स्वधर्म की है। स्वधर्म और स्वभाव में लेखक महत्वपूर्ण अंतर करते हैं और हमें ये बताते हैं कि स्वधर्म स्वतः उपलब्ध नहीं है। ये स्वभाव होता है जो स्वतः उपलब्ध होता है, लेकिन स्वधर्म हमें प्राप्त करना होता है। स्वधर्म के लिए आंतरिक द्वंद्व, आंतरिक मंथन आवश्यक है। स्वधर्म लब्ध नहीं होता, उसे प्राप्त करना होता है, बाहर से नहीं, भीतर से। स्वधर्म एक अमृत के समान है जो गहन मंथन के बाद ही हमें मिल सकता है। पुस्तक में लेखक प्रश्न पूछते हैं कि क्या किसी देश के स्वधर्म का निरूपण हो सकता है, और फिर उसी से जुड़ा एक सवाल कि देश अगर मानचित्र का बस एक टुकड़ा भर है
तो उसका इतिहास और मौसम तो हो सकता है, लेकिन इसका स्वधर्म नहीं हो सकता। इसलिए हमें राष्ट्र और देश की पूरी अवधारणा पर ही दोबारा से विचार करना होगा। इसका उत्तर लेखक इस तरह देते हैं कि अगर देश का मतलब केवल मानचित्र का टुकड़ा है तो उसका स्वधर्म नहीं है, लेकिन अगर देश का मतलब गण यानी राजनीतिक समुदाय है तो उसका स्वधर्म हो सकता है। केवल हो नहीं सकता, बल्कि उसका होना भी ज़रूरी है। इस बात की अनुगूंज आप सुन सकते हैं जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू पूछते हैं कि भारत माता की जय का क्या अर्थ है। लेखक का आग्रह पुस्तक में बिल्कुल स्पष्ट है कि देश के स्वधर्म को जानने के लिए उसे राष्ट्र राज्य की आधुनिक अवधारणा से मुक्त करना होगा। एक सांस्कृतिक धरातल पर ही उसके स्वधर्म की परख हो सकती है। केवल स्वधर्म की परख ही आवश्यक नहीं है, हमें यह भी याद रखना होगा कि स्वधर्म के 3 विचलन भी हो सकते हैं, और ये केवल विचलन नहीं है बल्कि विलोम भी हो सकते हैं। वो है परधर्म, अधर्म और विधर्म। स्वधर्म के स्रोत सोचते हुए लेखक किसी संस्थागत प्रयास की ओर नहीं बल्कि जनांदोलन का सहारा लेते हैं। लेखक का यह मानना है कि जनांदोलन में भारत के स्वधर्म की मौलिक अभिव्यक्ति हुई है, जिनमें से कि श्रमण आंदोलन जो कि जैन और बौद्ध परंपरा से आते हैं, उसके अलावा सूफी भक्ति आंदोलन, और तीसरा प्रयास राष्ट्रीय आज़ादी का आंदोलन था। 100 वर्ष के राष्ट्रीय आज़ादी का आंदोलन में संपूर्ण भारतीय सभ्यता का एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया, जिसकी परिणति भारतीय संविधान के रूप में होती है। लेखक ने कहा है कि आंदोलन की भाषा में सभ्यता के मूल बोध को परिभाषित और परिष्कृत किया गया है। जैसे कि किताब में कहा गया है कि गणराज्य की स्थापना, भारतीय गणराज्य की स्थापना 1950 26 जनवरी को नहीं बल्कि उसके स्वधर्म की बुनियाद 3000 साल पहले ही पड़ चुकी थी। और इसी के साथ हमें ये बात याद रखनी होगी कि भारतीय गणराज्य का स्वधर्म जड़ और शाश्वत नहीं है, वो प्रवाहमान है। जब भी राष्ट्रीय गौरव और स्वधर्म की बात हम अतीत के गौरव में खोजने जाते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि दक्षिणपंथी आग्रह से अपने आप को दूर रखना होगा, और इस बात की लेखक ने बहुत अच्छी तरह से तस्दीक की है। दक्षिणपंथी विचार में अक्सर ये बात होती है कि एक प्रवाह है जो कहीं से चला आ रहा है और वो रुक गया है, लेकिन लेखक ने इस बात के ऊपर बराबर ध्यान दिया है कि प्रवाह और परंपरा का प्रवाह कहीं रुका नहीं है, बल्कि वो आंदोलनों के जरिए बार बार खुद को परिभाषित करता है, ऊपर जो काई जम जाती है उसको हटाता है और एक नया अमृत मूल्यों के रूप में हमारे सामने रखता है। तो दक्षिणपंथी विचार जो कि इतिहास की एक गलत समझ के ऊपर आधारित है, वो अक्सर इस बात के ऊपर ध्यान देते हैं कि प्रवाह से ज़्यादा एक काल्पनिक गतिरोध है, और उस काल्पनिक गतिरोध से भी बड़ा एक काल्पनिक स्रोत है जहाँ से वो पुनः उस परंपरा को सींचना चाहते हैं। प्रस्तुत किताब हमारे सामने इस तथ्य को झुठलाती है और ये बताती है कि भारतीय स्वधर्म कोई बनी बनाई कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जो एक प्रवाह से चली फिर रुक गई, बल्कि वो एक प्रवाहमान वस्तु है, वो शाश्वत है, जड़ नहीं है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बात करते हुए पुस्तक बताती है कि भारतीय राष्ट्रवाद यूरोपीय किस्म के राष्ट्रवाद से बहुत दर्जे तक अलग है। यूरोपीय राष्ट्रवाद और कहूँ तो छद्म राष्ट्रवाद किसी आंतरिक या बाहरी दुश्मन के विरुद्ध होने के लिए हमें उकसाता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद इसने किसी आंतरिक या बाहरी दुश्मन के विरुद्ध अपनी राष्ट्रीय एकता को स्वतः सिद्ध नहीं मान लिया, बल्कि उस राष्ट्रीय एकता के लिए काम किया एक रूपता की मांग के लिए, एक रूपता की मांग के बगैर। भारतीय राष्ट्रीय एकता एक रूपता की मोहताज नहीं रही। इसके लिए लेखक जॉन पावेल के सिद्धांत बिलोंगिंग विदाउट अदरिंग का उदाहरण देते हैं, जिसमें किसी को पराये माने बगैर अपनत्व कायम करना एक राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। भारतीय राष्ट्रवाद का ध्येय भारत की जनता में इस एकता की भावना को गहनतर करते जाना और पोषित करना है। इसीलिए छद्म राष्ट्रवाद का मुकाबला केवल ये देशज किस्म का राष्ट्रवाद ही कर सकता है। और हमारे मौजूदा समय की सबसे बड़ी चुनौती जो लेखक के शब्दों में कुछ इस प्रकार है कि भारतीय राष्ट्रवाद की बहाली ही आज हमारे राजनीतिक कर्म की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक ऐसा राष्ट्रवाद जो कि आक्रामक राष्ट्रवाद ना हो, लेकिन जो संपूर्ण देश में एक गहन एकता की भावना को दोबारा से स्थापित कर सके। लेखक ये नहीं मानते कि राष्ट्रवाद एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा मुहिम है जो कि 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 को ही ख़त्म हो गया, बल्कि राष्ट्रवाद के नित मुहावरे रोज़ गढ़ने होते हैं। इसी के तौर पर लेखक सांप्रदायिकता को राष्ट्र विरोधी मानने की भी एक नई तरकीब सुझाते हैं।
उनकी नज़र में जब हम सांप्रदायिक तो राष्ट्र विरोधी मानते हैं तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर राष्ट्र क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो राष्ट्र है और जिसके विरोध में सांप्रदायिकता है। इसलिए सांप्रदायिकता राष्ट्र विरोधी भी है। और ये बात समझनी होगी कि तमाम सांप्रदायिक ताकतें जो खुद को राष्ट्रवादी होने का जो तमगा देती हैं, उनके पास राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के सृजन के लिए कोई भी मौलिक प्रयास नहीं है। राष्ट्र के एकीकरण के लिए उनके पास कोई समाधान नहीं है। लेखक के इस बात के लिए बधाई देनी होगी कि उन्होंने नैतिक साहस दिखाया कि उन्होंने केवल बहुसंख्यक सांप्रदायिक राजनीतिक दलों पर ही उंगली नहीं उठाई, अपितु अल्पसंख्यक सांप्रदायिक राजनीति और जमातों से भी उन्होंने आगाह किया है। उनकी किताब इस बात की स्वरोक्ति करती है कि सांप्रदायिक राजनीति के नाम पर अगर केवल अल्पसंख्यक सांप्रदायिक जमातों पर उंगली उठाना पाखंड कहलाएगा, तो ये भी महसूस कराती है कि अगर हम उन पर उंगली ना उठाएंगे तो ये और भी ज़्यादा बड़ा पाखंड होगा। सेकुलरवाद के मुद्दे पर खंड 4 में लेखक इस बात को बड़े अच्छे तरह से समझाते हैं कि यूरोपीय किस्म का सेकुलरवाद असल में सत्ता केंद्रित है, वो सत्ता के विभाजन के सिद्धांत पर केंद्रित है। लेकिन भारतीय सेकुलरिज्म और भारतीय सेकुलरवाद की जो मूल बुनियादी ज़रूरत है, जो भारत के संदर्भ में पहचानी जा चुकी है, वो असल में सह अस्तित्व और सौहार्द की है। हमारी मूल समस्या ये नहीं है कि हमें किसी पोप या खलीफा या इसी तरह की किसी और राज्य सत्ता के बीच से अपनी राज सत्ता को दूर रखना है, बल्कि हमारी मुख्य समस्या ये है कि यहाँ विभिन्न संप्रदाय और तमाम मतावलंबियों के बीच में सौहार्द कैसे स्थापित किया जाए, सह अस्तित्व कैसे स्थापित किया जाए, और उसके भीतर एक सबसे बड़ी चुनौती है वो उनके आंतरिक सुधार की है। खंड 7 में जहाँ सांस्कृतिक स्वराज के तकाजे में लेखक इस बात को मानते हैं कि फिलहाल जनमानस में ऐसे कई विचार अपनी जड़ बना चुके हैं जो भारत के स्वधर्म के उलट हैं। लोकतंत्र की बुनियाद को लोकमत से उखाड़ा जा रहा है, इसलिए लोक भाषा में संवाद करना इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सांप्रदायिकता की काट तमाम तरह के विष जो कि समाज में फैल चुके हैं, उनकी काट हमारे भीतर की परंपरा से ही मिलेगी। इसलिए जिस प्रगतिशील और समतामूलक राजनीति की आज हमें सर्वाधिक ज़रूरत है, वो नई राजनीतिक चेतना किसी नई सांस्कृतिक चेतना के धरातल पर ही पोषित हो सकती है। इस नई राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना के लिए सर्वाधिक आवश्यक है कि हमें अपनी देशज परंपरा से बौद्धिक द्वेष दूर रखना होगा। धन्यवाद।